नमस्कार। आज के वीडियो में हम डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि डाउन सिंड्रोम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सीधे सीधे संबंधित है। इस विषय में पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और अगर आप इन बातों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन तीनों प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं और साथ ही उनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में नीचे भी उनका लिंक और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डाउन सिंड्रोम को समझने के पहले हमें मानव के शरीर की संरचना को समझना होगा। मानव का शरीर कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली मेड आउट ऑफ सेल्स और हर सेल और हर कोशिका क्रोमोसोम्स की बनी होती है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये मानव शरीर में सामान्यतः पेयर में होते हैं और कुल 23 पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर कहने का मतलब एक मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 23 क्रोमोसोम इसमें 22 क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। दोनों के बनावट में कोई अंतर नहीं है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अंतर नहीं होता है और इसीलिए इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 23वें नंबर का क्रोमोसोम है वह डिफरेंशिएट करता है मेल और फीमेल के बीच में। फीमेल्स में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि मेल में एक एक्स होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। जनरली यही बनावट है, यही शरीर की संरचना है। अब इसमें जब कभी किसी एक पर्टिकुलर पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, मतलब पेयर की जगह ट्राई क्रोमोसोमी हो जाता है, तो उसको ट्राइजमी कहते हैं। 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, 21वां नंबर कहने का मतलब है कि जो 23 क्रोमोसोम हैं, जो 46 क्रोमोसोम है पेयर के हिसाब से उनको नंबर किया गया है 1 से लेकर करके 23 और इनके नंबरिंग का कारण का आधार है क्रोमोसोम के साइज। जो एक साइज के 2 क्रोमोसोम, जो एक साइज का पेयर होता है उसको 1 नंबर से लेकर करके 23 नंबर तक को क्लासिफाई किया गया है। 21वें नंबर के क्रोमोसोम में जब पेयर की जगह ट्राई क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो उसे ट्राइजमी 21 कहते हैं और यही डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम नाम क्यों है? क्योंकि डॉक्टर लैंगडन डाउन ने 1866 में ट्राइजमी 21 या ट्राइजमी 21 के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था। बाद में जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जब जेनेटिक्स काफ़ी आगे बढ़ा, तब लोगों ने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एसोसिएट किया 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, जहाँ पे ये ट्राइजमी 21 was the root cause being found for having the physical characteristics or physical symptoms जो डॉक्टर डाउन ने क्लासिफाई किए थे। अब ये जब क्रोमोसोम के नंबर पे है तो इसमें भी जब साइंस का आगे डेवलपमेंट होता है तो 3 तरीके के टाइप्स को फाइंड आउट किया गया ट्राइजमी 21 के। पहला तो ट्राइजमी 21 है जिसमें कि सारी कोशिकाओं में हर एक सेल में 46 की जगह 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये जो 47वां नंबर का क्रोमोसोम है, जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, वो 21वें नंबर के क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट होता है। दूसरा है मोकाइज्म, काइंड ऑफ एन डाउन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि
सारी कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम नहीं हो करके कुछ को इसमें मिक्स होता है। कुछ कोशिकाओं में, कुछ सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो नॉर्मल इंसान की तरह होते हैं, और कुछ में नॉर्मल इंसान कहने से बेहतर होगा, टिपिकल ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, और कुछ कोशिकाओं में 47 होते हैं ट्राइसोमी 21 की तरह, जिसमें कि 21वें नंबर में 3 क्रोमोसोम होता है पेयर की जगह। तीसरा फॉर्म होता है ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन एक जेनेटिक म्यूटेशन का फॉर्म है यह भी, और इसमें जो 21वें नंबर का थर्ड क्रोमोसोम है, 21वें नंबर का जो थर्ड क्रोमोसोम है वह पार्शियली या पूरा का पूरा ट्रांसलोकेट होकर के 14वें नंबर के क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट हो जाता है। ब्रॉडली ये एकेडमिक डिस्कशन की बातें हैं। फैक्चुअली इन सबों का प्रभाव मोटा मोटी हर डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, हर डाउन सिंड्रोम के ह्यूमंस में एक ही जैसा होता है। अब ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके क्लासिफिकेशन पे हम जाएंगे तो वो काफ़ी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन एक जो ब्रॉड सिम्टम्स हैं जिससे डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कहीं भी या किया जाता है, उन फीचर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। इनका जो फेस होता है फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड टाइप का फेस होता है, स्पेशली जो नाक का ब्रिज होता है, ये दिस पर्टिकुलर पोर्शन ये थोड़ा सा धसा हुआ होगा, थोड़ा फ्लैटेंड टाइप का होता है। आंखें आलमंड शेप की होती हैं, थोड़ा सा स्लैंटिंग अप, थोड़ा आलमंड शेप की आंखें होती हैं। नेक शॉर्ट होता है, नेक का लेंथ शॉर्ट होता है। थोड़े से कान छोटे हो सकते हैं। इनके टंग काफ़ी बड़े होते हैं, और जब चूंकि टंग काफ़ी बड़े होते हैं साइज में टिपिकल से, तो उनको मुंह के अंदर हमेशा रखने में इन्हें दिक्कत होती है। तो ये जो बड़ा टंग है उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सामने आता है, ये बच्चे अधिकतर ये लोग टंग्स को थोड़ा बाहर ही रहते हैं, इसको प्रोट्रूडिंग टंग हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इनको प्रोट्रूडिंग टंग होता है। उसका रीज़न है क्योंकि उनके साइज उनके टंग का काफ़ी बड़ा होता है। अब जब साइज टंग का बड़ा होता है तो नॉस्ट्रल और इसके बीच जो सांस लेने वाली जगह होती है वो भी छोटी होती है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आइरिस पे थोड़ा सा वाइट स्पॉट हो सकता है, हाथ या पाँव या दोनों ही थोड़े टिपिकल से ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। पाल्मर क्रीज हो सकता है इनके हाथों में। पाल्मर क्रीज का मतलब है जैसे हमारे हाथ में मेजर तीन रेखाएं होती हैं, उनका ये दोनों एक जगह एक बीच में एक जो रेखा होती है, इस तरीके से जो एक रेखा जाती है इसको पाल्मर क्रीज कहते हैं। ये चीज़ टिपिकल्स में भी होती हैं, लेकिन इनमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि सब में हो, लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ें हो सकती हैं। जो पिंकी फिंगर होता है वो थोड़ा सा थंब की तरफ किसी बच्चों में वो टर्न किया हुआ दिखता है, और इनका मसल टोन कमजोर होता है जिसको हाइपोटोनिया कहते हैं। हाइपोटोनिया वगैरह के विषय में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो मसल की वो जो कमजोरी होती है इनिशियल ईयर्स में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके चलते इनको चलने में प्रॉब्लम, कई तरह की प्रॉब्लम उसके चलते आती हैं। इसको थोड़ा सा फ्लॉपी बॉडी होते हैं शुरू में, और फिजियोथेरेपी वगैरह के थ्रू इनको ठीक किया जाता है। और नॉर्मल टिपिकल से इनकी हाइट थोड़ी कम होती है, बट दैट इज समथिंग, वो तो बहुत सारे रेसेस वगैरह के भी ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में ये चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सब में हो। किसी में कुछ फीचर हो सकता है, किसी में कुछ और फीचर हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये फीचर्स उनके अंदर होते हैं। अब जो ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, अभी हमने बात किया था कि ये नॉस्ट्रल के चलते जो ये सांस लेने वाली जगह है या गले का जो होल होता है, जो पैसेज है, रादर नॉट होल, पैसेज, वो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि टंग इनका काफ़ी बड़ा है, वाइड भी होता है इनका टंग।
तो इससे इनको खाने में भी प्रॉब्लम होती है, सेंसेशनल इश्यूज होते हैं, तो खाने में भी ये चूजी हो सकते हैं, धीरे 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 कर करके वो प्रॉब्लम चली जाती है, लोग नॉर्मल खाना खा सकते हैं ये। फिर इसके ऊपर अपनी चॉइसेस होती हैं, अब वो खाने की क्या चॉइस है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो इनिशियल ईयर्स में प्रॉब्लम आती है, इस इनिशियल ईयर्स के फिजिकल प्रॉब्लम के इस इनिशियल ईयर्स के प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम्स के पहले जो हम बात कर रहे थे कि इनका जो ये पैसेज छोटा होता है, इसके चलते इनमें कुछ लोगों में बाद में आगे चल करके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। और ये खर्राटे, बचपन में भी ये खर्राटे थोड़ा ज़्यादा लेंगे और ये अपने तरीके से सोते हैं। थोड़ा हो सकता है इनमें कुछ बच्चों में वो जैसे एक टिपिकल आदमी सोता है उसकी जगह इनका पोस्चर, थोड़ा ये अपना खुद से पोस्चर आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ इनको सोने में आसानी होती है। कुछ लोगों में लॉन्ग टर्म में ये जाकर के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में बदल सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है, इसके विषय में हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ब्रॉडली जो इनके ऊपर इनिशियल ईयर्स में इनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं या हो सकते हैं, उसमें हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ बच्चों में, पैदाइशी डाउन सिंड्रोम के बच्चों में हार्ट में छेद होता है, और ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डाउन सिंड्रोम, 50% के आसपास हार्ट प्रॉब्लम होती है। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, लेकिन फिर उनको इंटरवेंशन करके ठीक भी किया जा सकता है। कभी कभी इनिशियल ईयर्स में एक मेजर सर्जरी भी इनके ऊपर ऑपरेट हो सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, अगर हार्ट डिफेक्ट नहीं है तो इनको जीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट्स कह सकते हैं, प्रॉब्लम कह सकते हैं, और वो भी काफ़ी सीरियस कंडीशन, सीरियस हो सकती हैं, काफ़ी सीवियर हो सकती हैं इफ़ नॉट सीरियस। तो इन चीज़ों के ऊपर शुरू में काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आईसाइट इनकी थोड़ी सी वीक होती हैं, तो चश्मा अर्ली एज से इनको लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रॉडली और देखें तो इनमें एक जो और भी काफ़ी कॉमन चीज़ आएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम इनमें रहती है। उसके लिए तो फिर वही नॉर्मल मेडिकेशंस हैं जो एडल्ट को दिए जाते हैं, वही इनको भी दिए जाते हैं, क्योंकि इनको हाइपोथायरॉयडिज्म थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल में रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उससे फिर जो इनिशियल ईयर की लर्निंग होती है, या किसी भी एज की जो लर्निंग होती है, वो स्लो डाउन नहीं हो जाए उन इन्फेक्शंस के चलते। अब आते हैं इन बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसमें ये क्या क्या सफ़र कर सकते हैं, इसके विषय में डिटेल में हम लोगों ने एक पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, शायद पहले या दूसरे वीडियो में हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की है। लेकिन एक ब्रॉडली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनमें माइल्ड से मॉडरेट लेवल की होती है, सिवियर नहीं होती है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे या जो एडल्ट होते हैं उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू से दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उनको एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि उनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है। स्पीच उनको डिले होता है, फ्लॉपी स्पीच होती है, और स्पीच को क्लियर होने में काफ़ी समय लग जाता है इन बच्चों में। तो इसके चलते इनिशियल ईयर्स में ये आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये स्पीच की एक इनकी प्रॉब्लम है। और चूँकि हाइपोटोनिया होता है और साथ में टंग भी बड़ा होता है, तो ये टंग का अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट इनको काफ़ी स्ट्रेस, इनको स्पीच एक्सरसाइजेस करवा करके धीरे धीरे ग्रेजुअली इनके उस डिसऑर्डर को दूर किया जाता है। तो एक तो यह है
कि इनके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अटेन करने में इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा डिले होता है, पर ये कर लेते हैं अधिकतर क्षेत्र में। दूसरी चीज है जो सारे जो टेक्निकल डिटेल्स हमने बात किए हैं पहले पिछले वीडियो में, उस जो एकेडमिक्स या इंटेलेक्ट रिलेटेड जो इनकी डिसेबिलिटी होती है या जो लिमिटेशन है वो अरेस्टेड ग्रोथ जो होता है, लिमिटेशन या अरेस्टेड ग्रोथ हम इसको कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ग्रोथ होती है, ग्रेजुअल होती है, लेकिन अरेस्टेड होती है, मतलब धीरे धीरे कर करके होती है और एक दायरे में होती है। एक वो दायरा अलग अलग बच्चों में, जैसे टिपिकल्स में अलग अलग, इंसान में अलग अलग होता है, इनमें भी अलग अलग दायरा होता है, लेकिन डेफिनेटली ये है कि अगर हम एवरेज लेकर करके देखेंगे तो एक टिपिकल से की तुलना में इनका थोड़ा अरेस्टेड होता है, काफ़ी टाइम लगता है इन्हें धीरे धीरे ग्रो करने में। लेकिन इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि वे ग्रो नहीं करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं समाज में जहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बच्चों ने ग्रेजुएशन वगैरह भी किया हुआ है। हाँ ठीक है, 90% 100% नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है। तो इंटेलेक्चुअल में जो मैथमेटिक्स को की प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो ये दोनों ही जो इनके पैरामीटर्स हमारे लीगल सिस्टम में बताए गए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, दैट इज इन एनवायरमेंटल एंड दैट इज बिहेवियरल, कि आप किस तरीके से अमागम होते हैं सोसाइटी में, और इंटेलेक्ट रिलेटेड, इन दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। द सेकेंड वन गेट्स करेक्टेड विथ ग्रोइंग एज, फर्स्ट में भी काफी हद तक सुधार आ जाता है, तो पर उनमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब डाउन सिंड्रोम को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ये ठीक होता है? तो ये कोई डिजीज है नहीं, चूंकि ये डिजीज है नहीं तो हम नहीं जानते हैं कि इसे क्या चीज ठीक करनी है, और ठीक ये इट्स जस्ट एन नेचुरल कंडीशन, तो इसमें कोई भी इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इससे एसोसिएटेड जो डिजीजेस हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, इम्यून डिसऑर्डर है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, इन सब चीज़ों का इलाज तो होता ही है। और ये सारी बीमारियां कोई ज़रूरी नहीं है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में भी हो, वो टिपिकल्स में भी होती हैं। दिस इज व्हाट ब्रॉडली इज called Down syndrome. This is what Down syndrome is. Feelings, they have the same kind of feelings, and they have the same kind of appreciation for their life like any one of us, any one of the typicals. So they are habitable. So this is broadly what Down syndrome is. इसके स्पेसिफिक पर्टिकुलर फीचर्स पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, और ये सारा डिस्कशन फिर बहुत लंबा चला जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। इस वीडियो का मकसद था डाउन सिंड्रोम के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना, सो दैट इनकी जो आगे की जो हाइपोटोनिया है वो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके लिए क्या क्या थेरेपीज होती हैं, इन सबों के बारे में अब हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो, किसी स्पेशल टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हो, या कोई विशेष प्रॉब्लम सामने आ रही हो जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए, उन अवेयरनेस को आपके सामने लाने के लिए। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ आप लोगों को थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा हो, प्लीज़ लाइक, share and subscribe. That helps spreading the awareness if nothing else, and that helps creating us more videos. तो आप ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, मोटिवेट करने के लिए ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम डाउन सिंड्रोम की जो ये मेडिकल कंडीशन है, स्पेशली जिसके ऊपर थेरेपीज होती हैं, स्पीच की प्रॉब्लम, हाइपोटोनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सबों के बारे में
बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्या किन थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कितना इंटरवेंशन होना चाहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद रहेगी कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।